friends. I'm back with another video on chapter 3 accounting, right? दो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी वीडियो में. दिस इज द चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Yeah, we start with the meaning of accounting principles. क्या होते हैं accounting principles? What are principles actually? आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है ना. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? Principles basically are the rules and guidelines which are used to prepare the accounting statement. ये वो रूल्स हैं, ये वो गाइडलाइंस हैं जो हम यूज करते हैं जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स की बुक को प्रिपेयर करते हैं. जैसे हमारी लाइफ में भी देखा जाए तो हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, राइट? कि ये मेरी लाइफ का रूल है. रूल्स एक्चुअली दे टेल यू डू एंड डोंट, राइट? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी वो गाइडलाइन सेट करते हैं. वो गाइडलाइन हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि हमें अपनी अकाउंट्स की बुक को कैसे मेंटेन करना है, राइट? दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच टेल द डूज एंड डोंट्स. हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. 11 कॉन्सेप्ट्स है, राइट? और सेकंड पार्ट इसके जो हमने डिवीजन किया है वो है 3 कन्वेंशंस. कॉन्सेप्ट होते हैं असम्पशंस और कन्वेंशंस होते हैं ट्रेडिशनल, यानी जो हम पीछे ट्रेडिशनली जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, राइट? तो अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, राइट? 11 हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे, कन्वेंशंस भी करेंगे इसी सेशन में. तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न. It is assumed that business will continue for a long period of time. नाम से ही शो कर रहा है going concern. Whenever we start a business, we always assume that a business will go for a long period of time. हम ये मान के चलते हैं हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, indefinite period of time तक चलेगा, राइट? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने अपने फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स को भी डिफाइन किया. अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो बिजनेस में रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो एक साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में रहते हैं. तो एक साल से ज्यादा यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा. डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट करते हैं जब अपने फिक्स्ड एसेट्स पे, तो हम यही मानते हैं कि 10 साल चलेगी मशीन या 15 साल चलेगी. यानी हम ये मानकर चलते हैं कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, राइट? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, this is very important from theoretical point of view as well as practical point of view, right? Next, consistency. This concept states that accounting principle and method should remain consistent from one year to another year. एक्चुअली क्या है कि जब हम अकाउंट्स में कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, ये आप आगे पढ़ेंगे पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर, एक प्रैक्टिकल चैप्टर है. तो उस हमें डेप्रिसिएशन निकालने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं. मान लीजिए हमने एक मेथड यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड. तो अगर मैंने एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तो मुझे नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. सो वी शुड बी कंसिस्टेंट एज फार एज मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन आर कंसर्न. तो हमें कैलकुलेशंस निकालने के लिए एक ही मेथड पे स्टिक रहना चाहिए, सो वी कैन इजीली मेक द कंपैरिजन, राइट? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर. थर्ड, अक्रूअल. अक्रूअल का मतलब होता है ड्यू, ड्यू बेसिस. In accrual concept, transaction is recorded in books when it takes place, not when settlement takes place. Listen carefully. Accrual basis कहता है कि जब ट्रांजैक्शन हमने किया है जब, तभी वो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे उसकी सेटलमेंट हम बाद में करें या कभी भी करें. फॉर एग्जाम्पल, आपने 2019 में कोई सेल्स किया, राइट? 2019 जनवरी में आपने कोई सेल्स किया. अब आपने सेल कर दी लेकिन आपको पैसा नहीं मिला. इट वॉज अ क्रेडिट सेल, उधार पे आपने किसी को सामान बेच दिया. वो पैसा आपको मिला 2021 में, लेकिन आपने सेल कब की? 2019 जनवरी में. तो बुक जो हम एंट्री करेंगे सेल्स की वो 2019 की बुक्स में ही करेंगे. हम उसकी एंट्री 2020 या 21 में नहीं करेंगे जब कैश रिसीव हुआ. तो अक्रूवल का बेस है मतलब कि जब आपकी एंट्री हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई आपकी, उसी समय आपको अपनी बुक्स में उस ट्रांजैक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, चाहे कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, राइट? दिस इज अक्रूवल बेसिस यानी ड्यू बेसिस. आज ट्रांजैक्शन हो गई, अमाउंट ड्यू हो गया, तो रिकॉर्ड इट इन द बुक्स, चाहे पैसा कभी भी मिले. डन. हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट फंडामेंटल, वो जो तीन हमने पीछे डिस्कस की लास्ट स्लाइड में. अब हम बात कर रहे हैं
others की, यानी 8 other concepts have also been given. So we talk about these first. The first is business entity. Business entity means a business is different or separate from the owners. Business अलग है और businessman अलग है, right? यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, वो बिजनेस के हैं, ओनर के नहीं है. दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी. यानी जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो ये माना जाता है कि बिजनेस ने बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई. यानी एक ओनर जब बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग. So separate legal entity means a business is different from its owner in the eyes of law. कानून की नजर में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज है, वो सब बिजनेस का है. ओनर उसे अपने घर में नहीं ला सकता. ऐसे ही जो ओनर के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो उसके अपने पर्सनल हैं, वो बिजनेस के नहीं है. सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है, बिजनेस की अलग और ओनर की अलग. दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी. The next concept is money measurement. Only those transactions are recorded in the accounting book which result in which can be calculated in terms of money. जिसे मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करें, हम सिर्फ उसे ही अकाउंट्स की बुक में एंट्री देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने 50,000 की सेल की, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होगा. हमने 10,000 की सैलरी पे की, दैट ऑल्सो विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बट ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, अगर किसी क्वारल ऑफ द एम्प्लॉइज, झगड़ा हो गया, ये सब चीजें जो हम मनी की टर्म में काउंट नहीं कर सकते, उसे हम जो है अकाउंट्स की बुक्स में नहीं दिखाते. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स which can be measured in terms of money. जिसे हम रुपीस के टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को ऐड करते हैं अकाउंट बुक में. थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड. यस, एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है, हमने ये माना गोइंग कंसर्न है, इट विल गो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक चलेगा. अब हम अगर हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो हम इतने लंबे समय तक का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना आसान नहीं है. इसीलिए हम एक अकाउंटिंग फिक्स पीरियड लेते हैं और उसी फिक्स पीरियड का हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 12 महीने का एक जो हमारा बिजनेस है उसकी लाइफ का हम पूरे इनडेफिनेट लाइफ को हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में. उसे हर पार्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. और जनरली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये 1 साल का होता है, यानी 12 महीने का होता है. इन 12 मंथ्स का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, राइट? The whole life is divided into time interval, and each and profit and loss is calculated for each interval. This interval is generally consist of 12 months. हर कंपनी, हर बिजनेस 12 महीने बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करता है. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. Fourth is cost. Asset is recorded in the books at which it was acquired. Cost concept या historical concept कहता है, मैंने अगर कोई एसेट मान लीजिए 5 लाख का खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो मैंने उसकी जो वैल्यू थी अपने बैलेंस शीट में एसेट्स में 5 लाख दिखाई. तो अब जब भी मैं अकाउंट्स की बुक्स बनाऊंगी तो उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख ही दिखाई जाएंगी. यानी जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वही जो है वो आप बार बार अकाउंट्स की बुक में शो करेंगे. नेक्स्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा आपका एक चैप्टर बेस्ड होगा. अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे वो सबसे पहला इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा, ड्यूल कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट. हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट, राइट? अगर मान लीजिए आपने सेल्स की तो आपने गुड्स बेची, तो गुड्स आपके पास से गई और आपके पास क्या आया? कैश आया. तो डबल साइड इफेक्ट हो गया. अकाउंट्स में हर एंट्री का डबल साइड इफेक्ट होता है. ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, राइट? ड्यूल एस्पेक्ट यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ये जो ड्यूल एस्पेक्ट है नेक्स्ट चैप्टर में इट विल बी मोर क्लियर टू यू. बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि हर एंट्री का डबल एस्पेक्ट होता है. वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट. द नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन बिल्कुल अक्रूवल जैसा ही है. यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मीन्स है कि ओनरशिप ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर टू परचेजर. यानी मान लीजिए मैंने अपना गुड्स बेची या असेट्स बेचे,
तो जिस साल मैंने उसको बेचा या जिस साल मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ या जनरेट हुआ, उसी साल मैं बुक्स में एंट्री करूंगी। मुझे कैश कब रिसीव हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी अक्रूवल जैसा ही है ऑलमोस्ट। The next is matching concept. Matching concept कहता है all the expenses and revenue should be belong to one accounting period. For example, revenue कैसे होता है? मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई, कुछ मशीन्स रखी, उन मशीन्स को मैंने चलाया, प्रोडक्शन किया, राइट? उस मशीनरी से जो मुझे इनकम हुई वो मेरा रेवेन्यू हुआ, राइट? लेकिन उन मशीन्स को चलाने में, उनकी मेंटेनेंस में कुछ खर्चे भी हुए होंगे। तो जो मैंने उस मशीनरी से इनकम जनरेट की उस पर्टिकुलर टाइम में, उसी इनकम में से मैं अपने खर्चे भी माइनस करूंगी, राइट? इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो जो हमने पर्टिकुलर खर्चे किए, वो सारे खर्चे जो है उसी रेवेन्यू में से, उसी इनकम में से माइनस किए जाएंगे, राइट? एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स। यानी हमारी जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स या जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे अकाउंट्स की बुक्स में, वो सब इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंटेंट। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। और जितनी भी एंट्रीज होंगी, those all entries should be supported by the cash memo or the vouchers। यानी हर एंट्री का प्रूफ होना चाहिए। हर सिंपल वर्ड में, अगर मैंने सेल्स किया है तो मेरे पास जो है उसका इनवॉइस होना चाहिए। तो हर चीज का मेरे पास बिल, वाउचर या कैश मेमो होने चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। 8 ये हो गए, 3 हमारे पास हो गए फंडामेंटल्स, तो टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। So now we discuss the conventions। Concept क्या थे? Concept for assumptions, right? Assumptions that we follow while we make the accounting books। And what are the conventions? Conventions are basically the traditions which are followed, right, for long period of time। ये वो traditions हैं जो हम बहुत लंबे समय से follow करते आ रहे हैं जब हम accounts की book को maintain करते हैं। Conventions हमारी 3 है। First, convention of full disclosure। इट मीन्स कि हमें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स की हमें फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली रिवील करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली शो करना चाहिए, राइट? मान लीजिए हमारी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब कि फ्यूचर में जाके मुझे कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो मैं फुल डिस, जैसे मान लीजिए मेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे हो सकता है कि 5 लाख का लॉस हो जाए उसमें, तो मैं वो सारी जितनी भी मेरी लायबिलिटीज राइज हो सकती हैं फ्यूचर में, जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपनी शो करूं अकाउंट्स की बुक में। दिस इज द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, राइट? द नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इस कन्वेंशन का मतलब है कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम अकाउंट्स की बुक में शो करनी चाहिए, जबकि इममटेरियल जो ट्रांजेक्शंस हैं उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइज कि कैसे पता चलेगा कि मटेरियल ट्रांजेक्शन है या इममटेरियल है, राइट? तो अगर बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है या ऐसा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हमारे इन्वेस्टर को या हमारे क्रेडिटर और डेटर को इफेक्ट नहीं करेगी डिसीजन लेने में, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है इममटेरियल, राइट? जैसे आपने कोई छोटा मोटा टूल खरीदा या कुछ रिपेयर वर्क कराया जिससे बहुत इनसिग्निफिकेंट खर्च हुआ, तो वो होते हैं आपकी इममटेरियल। आप उस खर्चे को किसी और खर्चे में ऐड करके शो कर सकते हो, राइट? तो ये कन्वेंशन जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर ने बोला सारी की सारी आप जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करो, लेकिन ये कहता है द नेक्स्ट कन्वेंशन कहती है कि ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी disclosed, right? Immaterial can be left out। Next is convention of prudence। Convention of prudence states that all the anticipated losses should be taken into consideration। जितना हमें जो लगता है फ्यूचर में जाके हमें लॉसेस होने वाले हैं, उन सभी लॉसेस को हम अपने माइंड में लेकर चलें, उनके लिए प्रोविजंस बनाकर चलें। जैसे आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में आगे जाके, आप प्रोविजन प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स मतलब वो पैसा जो डूबने वाला है, तो मुझे पता है हो सकता है कि मेरा फ्यूचर में कुछ पैसा जाके डूब जाए, तो पहले से ही हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में जाके शॉक ना लगे, राइट? तो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी लॉसेस हैं एंटिसिपेटेड, वो सब चीजों को हम कंसीडर करें, लेकिन फ्यूचर में आने वाले गेन्स या प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो दीज वर द 3 कन्वेंशन। So the chapter accounting principle is over with this concept and convention। I hope these points are clear to you। In my next video, we will be starting
the practical portion of 11th. Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Thank you so much. Bye.